क्योंकि थर्मोडायनामिक्स ऐसा पेपर है जो कि आप लोग 11th में भी पढ़ते हो, जो कि आप इसमें भी पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। सिंस वी आर फोकस्ड एंटायरली फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो मैं उन्हीं टॉपिक को आपको दिखाऊंगी और वो पैटर्न बताऊंगी जिससे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फंसेंगे, क्वेश्चन एक्सप्रेशन वाले स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो फंसेंगे, तो अपन वो चीज़ पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर तो करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एंट्रॉपी को मैक्सिमम बुक में आपको ऐसे ही शो किया जाता है। तो एंट्रॉपी है क्या? एक्चुअल में एंट्रॉपी एक थर्मल पैरामीटर है। थर्मल पैरामीटर बोलो या थर्मल प्रॉपर्टी बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक थर्मल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? थर्मल प्रॉपर्टी, जिसको अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में ले जाएं तो वो क्या देगा? एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, क्या देगा? अगर हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस में ले जाएं तो ये क्या देगा? ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ध्यान से देखना। ठीक, अब जब ये इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस इजिकल टू 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इजिकल टू 0। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था? डेल्टा क्यू इजिकल टू 0, आइसोथर्मल में डेल्टा टी इजिकल टू 0 हो रहा था ना। उसी तरह अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी आपके एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है। हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इन जनरल बोलें, इन जनरल की बात करें तो एंट्रोपी ds इजिकल टू dq अपॉन t। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन हम कहेंगे। अगर आप देखो प्रॉपर्टीज, देखो हम लोगों ने एक तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जब हम लोग पहले ही डिस्कस करते थे। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मैं पाथ डिपेंडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट पाथ डिपेंडेंट, आई एम नॉट पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देता हूं। पॉइंट्स कैसे? इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है? मैं पाथ डिपेंडेंट हूं, मैं पाथ डिपेंडेंट हूं, पाथ डिपेंडेंट हूं। ठीक है, कौन कहता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आई एम पाथ डिपेंडेंट। सो याद करिए, जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़े थे तो क्या पढ़े थे बताओ? dq is equal to du plus dw. So these two are what? These two are what? They are path dependent, intensive property, but delta u is final and initial, so it is not path dependent, it is extensive property. तो सिमिलरली हमारा ये जो एंट्रोपी है ये क्या है? एक पॉइंट डिपेंडेंट है, पॉइंट डिपेंडेंट, यानी कि आप क्या बोलोगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा अगर हम ये कहें, यानी कि ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट में कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आ गए तो आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि सिस्टम होता है और सराउंडिंग होता है। ये क्या है? सराउंडिंग, और एक होता है सिस्टम। अगर मैंने सिस्टम को आपको बोला कि थर्मली आइसोलेटेड है, अगर मैंने सिस्टम को ये कहा कि वो थर्मली आइसोलेटेड है, मीन व्हाट? इसका मतलब क्या है? कि वहां पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, थर्मली आइसोलेटेड, थर्मली आइसोलेटेड। तो हमें तो एंट्रोपी से यही, अगर एंट्रोपी के जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हैं, अगर मुझे इसकी जांच करनी है तो हम किसके बेसिस पे करेंगे? इसी एंट्रोपी पे बेसिस पे करेंगे। तो मान लो मैंने इसको एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम को मैंने क्या किया कि थर्मली आइसोलेट करवाया। थर्मली आइसोलेट करने के पास हमने दो कंडीशंस है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक Q है जो कि हीट एनर्जी है, एक T है जो कि टेम्परेचर है। मान लो पहले कंडीशन पे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो अब बताओ मुझे एक और चीज, क्या बताओगे? इसके पहले हम लोगों ने दो तरीके के हीट चेंज पढ़े थे, दो तरीके के हीट चेंज पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे? हमने दो तरीके के हीट चेंज पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, mc डेल्टा T, और एक क्या पढ़ा है? लैटेंट हीट वाला, डेल्टा Q वाला, जो कि लैटेंट हीट के बारे में डिस्कस करता है। यही दो चीजें पढ़ी है ना, एक स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करता है, लैटेंट हीट के बारे में डिस्कस करता है। लैटेंट हीट के बारे में जो डिस्कस करता है, मुझे ये बताओ कि उसको क्या कंडीशन दी जाती है? उसको ये कंडीशन दी जाती है कि वो टेंपरेचर तो चेंज करेगा लेकिन कांस्टेंट में चेंज करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके फेज में कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, उसके फेज में चेंज आएगा। ठीक है, और इस वाले में क्या है? टेम्परेचर में चेंज आएगा, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई चलो तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं। तो जब हम तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे, दैट मींस कि मैं डेल्टा T वाली कंडीशन लूंगी। तो डेल्टा T वाली कंडीशन में क्या है? डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। तो Q का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको लिख लीजिए पहले, फिर आगे मैं कह रही हूँ कि एंट्रोपी में
हम लोग मेजर कैसे करेंगे, या तो हीट से मेजर करेंगे, या तो फिर टेम्परेचर से मेजर करेंगे, या तो फिर फेज से मेजर कर सकते हैं। यही सारी चीज़ हमारे पास टूल है मेजर करने के लिए। तो मान लो मैंने एक सिस्टम लिया और इस सिस्टम को क्या किया, मैंने थर्मली आइसोलेट करवाया। अब थर्मली आइसोलेट का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि हमने उसके बोल दिया कि तुम एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, थर्मली आइसोलेटेड फ्लो में। अब इस सिस्टम को सबसे पहले मैंने क्या करवाया, टेम्परेचर इंक्रीज करवाया, टेम्परेचर इनहेंस करवाया इसका। ठीक है, टेम्परेचर इनहेंस करवाया तो बोला कि ये T1 से टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर जा रहा है, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर जा रहा है। अब मान लो मैंने अगर ये कहा कि मैं कौन सा इस्तेमाल कर सकता हूँ, यही dq इज इक्वल टू m c डेल्टा t, m c डेल्टा स्पेसिफिक हीट, ये मान लो कोई भी मास है और ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये चेंज इन हीट एनर्जी है, ठीक है। अब देखो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लॉ से क्या डिस्कस कर चुके हैं भाई, फर्स्ट लॉ से हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, राइट। और हमारे पास ds जो है वो dq बाई t है, तो क्या मैं इसको इसमें पुट करने कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने इसको इसमें पुट करवाया और पुट करवा के मेरे को क्या मिला, मैंने बोला कि ds क्या हो जाएगा पुट करने के बाद, ds हो जाएगा du प्लस dw बाई t, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और यही चीज हमारी क्या हो जाएगी, ds हो जाएगी। या हम एक चीज और कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को पुट कर सकते हैं, mc dt को भी पुट कर सकते हैं। तो यानी कि मैं ये भी पुट कर सकती हूँ कि ds इज इक्वल टू mc dt बाई t कर सकते हैं ना। और अगर मेरे को s ही निकालना है तो मैं इन लोगों का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, या मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि डेल्टा s जो होगा वो mc इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा t बाई t, क्या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और इस t को मैं t1 से लेके t2 तक मूव करवाऊंगी, लॉग आएगा ना, लॉग ही आएगा ना, तो लॉग आप इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है कि नहीं बताओ भाई, क्या है, क्लियर है कि नहीं है, है। अब मान लो मैंने इसके फेज को चेंज करवाया, टेम्परेचर को सेम टू सेम करवाया, ठीक है। दूसरा चीज मैंने क्या करवाया, फेज चेंज करवाया। अभी मैंने बताया ना लैटेंट हीट वाला केस, फेज चेंज करवाया, यानी कि मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लैटेंट हीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। लैटेंट हीट को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। लैटेंट हीट क्या होता है, ml होता है। लैटेंट हीट जो डेल्टा क्यू होता है वो ml होता है, ठीक है, ml होता है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा s जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा s क्या हो जाएगा, डेल्टा s हो जाएगा dq अपॉन t, तो यानी कि ml अपॉन t होगा कि नहीं बताइए, ml अपॉन t हो जाएगा। अच्छा, अब ये dq की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या कि मेरे पास जो डेल्टा s क्वांटिटी है, एक बार ये ml अपॉन t आएगा, एक बार ये mc लॉन के फंक्शन में आएगा। ये दो कंडीशन है, कांस्टेंट हो जाएगा फिर चेंज एंट्रोपी चेंज हो रही है, एंट्रोपी चेंज कर रही है, पूरी की पूरी लैटेंट हीट पे डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी आपके लैटेंट हीट पे डिपेंडेंट है। और क्या, अरे मास कांस्टेंट है, टेंपरेचर तो उसको हैंडल कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे लैटेंट हीट की बात करते हैं कि एंट्रोपी डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको डायरेक्ट एंट्रोपी निकालनी है तो ये तो पहली बात एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है इस वाले में, लेकिन एंट्रोपी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि माइक्रोस्कोपिक को मैक्रोस्कोपिक से कनेक्ट करती है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मैक्रोस्कोपिक पढ़ रहे हैं, बट जब हम लोग एनसेम्बल थ्योरी याद करेंगे तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक याद करिए। कल की क्लास में मैंने आपको रिलेशन बताया था, वो रिलेशन माइक्रोस्टेट से होता है, ठीक है। Now entropy is only dependent on your path, extensive property not dependent on your path, it is a extensive points पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है सेम लिक्विड है, सेम मास है, तो मास अगर हम सेम रख रहे हैं, लिक्विड भी सेम है, लेकिन टेम्परेचर T1 से वो T2 जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर एनहांसमेंट हो रहा है। तो बोला है कि यूनिवर्स का क्या होगा, एक बात बताइए मुझे, मान लो मैंने एक कोई सिस्टम बनाया जिसका मास तो सेम ही रखना है हमें, लेकिन टेम्परेचर T1 रखना है हमें, ठीक है। वो एक सिस्टम पे जा रहा है जिसका आपका मास तो सेम ही है, T2 टेम्परेचर पे जा रहा है, तो बीच में एक यूनिवर्स आ रहा है, मैंने बोल दिया ये T पर एग्जिस्ट कर, और सिंस मैंने फ्लो बोला है तो फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाता है, इसलिए मैं बोल दूंगी T1 इज ग्रेटर देन T2। क्या ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, इजीली हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर मास जो है वो सेम है, लिक्विड भी सेम है, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा Q1 जो होगा ms t डेल्टा T1 होगा, या आप जो डेल्टा होगा, सॉरी डेल्टा T1 नहीं, जो डेल्टा होगा वो T1 और T के बीच में होगा। तो मैं ये क्या कहूँगी कि जो कि हायर टेम्परेचर है तो T1 माइनस T हो सकता है कि नहीं बताइए, इसके लिए हो सकता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर है लेकिन यहाँ पे हायर टेम्परेचर T है,
ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू MS, वहाँ सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, लेकिन T यहाँ पे बड़ा है तो T2 यहाँ पे छोटा है, ये समझना है। अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है। अब देखो यहाँ पर एक हीट को गेन कर रहा है, एक हीट को लूज कर रहा है, बताओ कौन हीट को गेन कर रहा है, कौन हीट को लूज कर रहा है। टेम्परेचर वाला सिस्टम क्या करता है? ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना, तो हीट लॉस्ट है। क्यों भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी गर्म हूँ लेकिन मैं धीरे 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 कम की तरफ जा रहा हूँ, तो ये लॉस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है, हीट गेन कर रहा है। अब मैं, इसने क्या बोला कि ये मैं थर्मली एक इंसुलेटेड सिस्टम में हूँ, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की कोई बात ही नहीं चल रही है, दोनों टर्म पे ये क्या रहेगा, डेल्टा क्यू सेम रहेगा। तो लिखो यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड है सिस्टम, थर्मली इंसुलेटेड है सिस्टम, ठीक है। जब सिस्टम ही थर्मली इंसुलेटेड है तो मैं क्या लिखूंगा कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2, दिस इंप्लॉयज दैट MS T1 माइनस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS T माइनस T2। दिस, ये दोनों तो कर दिया, सेम ही है, तो दिस इंप्लॉयज दैट ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T माइनस T2। क्या मैंने सही लिखा है, नहीं क्लियर है कि नहीं बच्चे। इसमें एक चीज और बताना है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो गया, सारी चीजें सेम है, तो यहाँ पे हम ये क्या लिख सकते हैं, ये हम इस चीज को एम्प्लॉय करके आप क्या लिखोगे कि T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। दैट मींस इट्स कमिंग समथिंग एवरेज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, हाँ जी, वो फाइनल एवरेज काइंड ऑफ थिंग्स है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा S क्या हो रहा था, MS मतलब MC सॉरी MC ln ऑफ इसका फाइनल, T फाइनल अपन T इनिशियल लिख रहे थे ना। तो मान लीजिए मेरे को यूनिवर्स का निकालना है, तो आप बताओ कि एक तो इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, दोनों की एंट्रोपी का प्लस हो जाएगा ना, दोनों की एंट्रोपी का प्लस हो जाएगा, तो करो प्लस, करो प्लस, दोनों प्लस करेंगे। हाँ एंट्रोपी है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, तो एंट्रोपी ऑफ चेंज इन यूनिवर्स क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। यूनिवर्स यानी कि सराउंडिंग है, इस सिस्टम की सराउंडिंग ही आपकी क्या है, यूनिवर्स है। करिए इसको, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, ठीक है, याद रखिए। एक बार डेल्टा S1 निकालोगे, डेल्टा S2 निकालोगे, और मैंने क्या बोला कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स जो होगा वो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 होगा, ठीक है। एक के लिए T फाइनल क्या है, एक के लिए T1 क्या है, इनिशियल क्या है, इस तरह से देखिए। अगर बोलो तो मैं ये वाला था, ये जो सिस्टम सराउंडिंग था ना, सिस्टम सराउंडिंग था, इसने बोला है कि यूनिवर्स का चेंज निकालना है, तो मतलब हर चीज फाइनली यूनिवर्स पर आ रही है, हर चीज फाइनली यूनिवर्स पर आ रही है। जब हर चीज फाइनली यूनिवर्स पर आ रही है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा, T ही होगा, T2 नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे गलत है, तो मेरे को यहाँ पर जो नॉन वाला सिस्टम है ना, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, T ही करना पड़ेगा, लेकिन नीचे हमको T2 लिखना पड़ेगा। अब ये चीज यहाँ पर कोई नहीं सोचूंगी, ये तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरा T होगा और T2 होगा, क्यों, क्योंकि सारी चीजें यूनिवर्स पर डाल रहे हैं, मतलब सिस्टम ये है दोनों, जो कि T1 पर है, T2 पर है, भले ही दोनों में ट्रांसफर T का हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम भी वापस यहीं पे आएगा, वापस यहीं पे आएगा, क्योंकि उसने बोला कि डेल्टा S यूनिवर्स निकालो। मिक्सर पे नहीं बोला ना, यूनिवर्स में हाँ मिक्सर बोला, हाँ, यूनिवर्स में मिक्स करके ही डाला है उसने, हाँ कहीं सोचा सही था, कर कुछ और था, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि चलो मैं जो बोल रही हूँ लिख रही हूँ दोनों में मैच करवाना। तो ये क्या आ जाएगा, MC आ जाएगा, लॉन इधर आ जाएगा, T स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, T1 T2 आ जाएगा, आ ही जाएगा। और इधर हमने T क्या निकाला था भाई, T मैंने निकाला था T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, MC पुट करो ना पुट करो, जो भी करना है करो, ठीक है। ये दोनों इसमें पुट करके जो आंसर निकालना है, हाँ ऑप्शन के हिसाब से करना है, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्लियर है। इसमें मैंने सारे लॉजिक्स का इस्तेमाल किया है, और अब जो तुम्हारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे इसी से टूट टूट के आएंगे। यूनिवर्स में बोलेगा तो टेम्परेचर, हाँ ठीक है, अगर बोलेगा सिस्टम बोलेगा तो सिस्टम निकाल लोगे, अगर लैटिनेट का बोलेगा तो लैटिनेट निकाल लोगे, अगर दूसरा लैटिनेट ना भी बोलेगा, स्पेसिफिक हीट का कांसेप्ट आके बोले तो वो निकालोगे, निकाल तुम सारा लोगे, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़े, पहले हर चीज को आइडियल गैस से शुरू करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है आप लोग को समझने के लिए, फिर हम लोग रियल गैस वैन डेर वाल्स गैस का जो है वो वहां पर पहले आप देखिए आइडियल गैस का बेसिक इक्वेशन होता है Pv = nRT, राइट, टेम्परेचर, मोल, गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। अब देखो,
अब आइडियल गैस की हम लोग क्या देखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमें क्या चाहिए, ds चाहिए, क्योंकि ds dQ/T होता है। ये मुझे करना ही है। अब आ जाओ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भैया, क्या बोलता है, ये कहता है कि मेरा डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W लिख सकते हैं, या डेल्टा W की जगह तुम ये भी लिख सकते हो, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V भी लिख सकते हो, P डेल्टा V भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, डेल्टा Q है यहाँ पे, डेल्टा U है यहाँ पे, तो क्या मैं इस डेल्टा Q की जगह इसका नहीं लिख सकती कि मैं ये कर दूं डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T, या डेल्टा Q इक्वल टू तो हम यहाँ पे डेल्टा Q की जगह T डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिख सकते हैं ना, बताओ लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, इंटरनल एनर्जी का चेंज है, तो ऑब्वियस सी बात है हम CV वाला ले लें, CV वाला ले लें, तो CV वाला क्या है बताओ मुझे, mCV dt। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, nCV dt प्लस P डेल्टा V और T डेल्टा S कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम वो वाली चीज को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। याद रहे, वी आर लेट एज्यूमिंग हियर टेम्परेचर चेंज कंडीशन, टेम्परेचर चेंज की कंडीशन ला रहे हैं, तो यानी कि मैं ये भी तो कर सकती हूँ, डेल्टा S इक्वल टू nCV dt बाई T प्लस P V बाई T लग सकते हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम टेम्परेचर स्केल को T1 से T2 तक नहीं ले जा सकते? जब टेम्परेचर स्केल T1 से T2 जा रहा है तो वॉल्यूम भी तो जाएगा, गैस है वॉल्यूम भी जाएगा, वॉल्यूम भी अपना चेंज होगा, V1 से V2 तक चेंज होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, राइट, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है। तो आप मुझे यहाँ बताओ कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, P डेल्टा V को P इज इक्वल टू nRT बाई V लिख सकते हैं, पुट करो इसमें, तो हम इसमें लिख सकते हैं nRT बाई V, और यहाँ पे dV लिख दो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे nCV dt बाई T लिख दो, और ये डेल्टा S हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशंस इन दोनों के इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा nCV T1 से T2 तुम्हारा dV बाई T, और ये क्या हो जाएगा nRT, अच्छा हाँ कैंसिल हो जाएगा, nR तुम्हारा 1/V या dV बाई V, तो ये हो जाएगा V1 से V2, तो सारे के सारे लॉन आ जाएंगे, मतलब nCV ln T2 अपॉन T1 प्लस nR ln V2 अपॉन V2 इसका मतलब PV by T is equal to NR is equal to a constant quantity, right? तो P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, right? ये कर सकते हैं ना, तो मेरे पास रेशियो T2 by T1 का है, तो T2 by T1 is equal to P2 V2 by P1 V1 लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज को मैं बोल रही हूँ, इसमें कन्वर्ट कराएंगे तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। सिंप्लीफाई, वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग का तुम्हें आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ऑप्शन में जिस फॉर्म में रहे तो वो ऑप्शन उस फॉर्म में निकालो, सब ऑप्शंस में